आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि क्लास 12th का फिज़िकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो 3 पार्ट जो बनाएंगे, तो पहला पार्ट हम लोग करेंगे कंडक्टेंस वाला। किसका करेंगे? कंडक्टेंस का। तो पहला पार्ट हो जाएगा कंडक्टेंस, और दूसरा पार्ट जो रहेगा वो तुम उसमें पढ़ाएंगे सेल। सेल में दोनों सेल पढ़ा देंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और बच्चे दूसरी सेल कौन सी हो जाएगी? तो दूसरी सेल आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये वाला टॉपिक अलग पढ़ाएंगे। नंबर तीसरे में क्या पढ़ाएंगे बेटा? बैटरीज़ पढ़ेंगे। तो जो बैटरीज़ होंगी वो दोनों पढ़ेंगे, प्राइमरी भी पढ़ेंगे और सेकेंडरी भी पढ़ेंगे। प्राइमरी बैटरी पढ़ेंगे और बेटा क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी बैटरी पढ़ेंगे, सेकेंडरी बैटरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने टॉपिक हो गए बेटा? 3 टॉपिक में तीनों को अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को समझते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं कंडक्टेंस। तो पार्ट ए, तुम भी पार्ट 3 पढ़ोगे तो पहला पार्ट लगा लो पार्ट ए। ठीक है, तो पार्ट ए लगा लिया। तो ये वाला मान लो ए हो गया, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इस हिसाब से पढ़ेंगे। तो पार्ट ए में सबसे पहले आता है वर्ड कि जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है उसमें कंडक्टेंस क्या होता है ना। बड़े आराम से समझने की कोशिश करना। मैं क्या बता रहा हूँ कि एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कंडक्टर, एक वर्ड क्या पढ़ा होगा आपने? कंडक्टर, क्योंकि आपको पढ़ना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, तो बेटा जो कंडक्टेंस होता है इसको समझने से पहले आपको कंडक्टर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर होता क्या है? तो जब बात हो कंडक्टर की, तो जिसमें अगर आप करंट पास करो और उसमें अगर करंट पास हो जाए तो उसे बोलते थे कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो कंडक्टर यहाँ पे 2 तरह का होता है। एक कंडक्टर होता है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है। मेटालिक कंडक्टर जैसे आपके पास कॉपर हो गया, जैसे आपके पास सिल्वर हो गया। तो कॉपर हो गया मान लो, तो सिल्वर सबसे अच्छा मेटालिक कंडक्टर होता है, फिर कॉपर होता है। घर पे जो वायर होते हैं एल्युमिनियम के, वो सब मेटल के बने होते हैं और ये मेटालिक कंडक्टर बनाते हैं। इसमें जो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अब दिखा? ठीक है, तो इसमें बेटा जो इलेक्ट्रॉन, ये इसमें जो चार्ज का फ्लो होता है वो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसकी वजह से करंट या चार्ज फ्लो होता है, इसलिए इसको मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसको समझने से पहले एक वर्ड समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट। क्या समझना पड़ेगा बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो इधर समझाते हैं इस बात को, इधर साइड में समझ लो। मैं तो यहाँ पे अलग से एक बात बताता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जब किसी भी सॉल्ट, एसिड या बेस, कुछ भी हो सकता है, ये क्या होता है बेटा? सॉल्ट, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। तो अगर इसको मैं किसी भी, आप क्या करते हो, सॉल्यूशन में डालते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने वाटर लिया एक बीकर में, तो इस बीकर में मैंने क्या लिया? वाटर। और इस वाटर में किसी भी चीज़ को उठा के डालो और वो आयनाइज हो जाए, मतलब प्लस और निगेटिव दोनों पार्ट में टूट जाए। तो प्लस या माइनस में जब वो टूट जाता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। तो Na+ और KCl टूट जाएगा, Na+ और Cl- में टूट गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है बच्चे? 2 तरह का होता है। इस बात को भी समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 2 तरह का होगा। एक होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए पहले आप समझ लो अल्फ़ा 1 होता है और इसके लिए अल्फ़ा <1 होता है। ये अल्फ़ा क्या होता है ना, यही समस्या आ जाएगी। तो बेटा जो अल्फ़ा होता है इसको समझने की कोशिश करो अगर, तो यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फ़ा रुक जाओ थोड़ा सा, अगर स्ट्रॉन्ग उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं।
अगर कंप्लीट आयनाइज हो रहा है या कंप्लीट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो यहाँ पर मैं लूँगा कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है। अगर बेटा कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। सपोज करो मैंने इस बीकर में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl डाला, तो 100 डाला है तो 100 टूट के 100 Na+ बनाए, 100 Cl- बनाए, तो हम बोलेंगे वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है उसका, या कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। लेकिन सपोज करो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने मान लो CH3COOH डाला, तो CH3COOH डाला और इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स ही डाले, लेकिन जब 100 मॉलिक्यूल्स डाले, समझो यहाँ पे अगर ये बीकर है मान लो छोटा सा समझ लो, और इसमें उठा के इसको डाला और इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स डाले, लेकिन सोच लो इसमें टूटे मात्र 5 मॉलिक्यूल्स, केवल कितने टूटे 5, तो मतलब 5 एसीटेट आयन 5 H+ आयन बनेंगे। तो कुल मिला के इसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, और अल्फा निकालते हैं ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे डिसोसिएटेड पार्टिकल्स और नीचे रखेंगे टोटल पार्टिकल्स। अगर सोचो मैंने 100 डाले थे और 100 के 100 ही टूट जाएँ तो बताओ 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर 100 से कम टूटेंगे तो बताओ एक <1 हो जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखनी है। छोटी सी बात समझो, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था कंडक्टर। कंडक्टर में मैंने कहा एक मेटालिक कंडक्टर होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है बेटा, मेटालिक कंडक्टर अभी बताया जिसमें अगर चार्ज का फ्लो या करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा बेटा होता है जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब होता है जो करंट पास हो, बेटा क्या पास हो, करंट पास हो, तो करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो किसके थ्रू, थ्रू एक्वा सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट में। मोल्टेन स्टेट क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को गर्म किया जाए वो लिक्विड बन जाए तो मोल्टेन स्टेट में। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझो, यहाँ पर क्या होगा, एक जैसे बीकर था और इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट आपने डाल दिया, NaCl सपोज डाला था, तो यहाँ पर Na+ होगा और Cl- होगा, तो इसको मैं इलेक्ट्रोलाइट बोल सकता हूँ। ठीक है, ये आयंस होते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं तुम्हें अभी तुरंत समझाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोलिटिक और मेटालिक की कहानी तो आ गई तुम्हें। अगर कोई पूछे टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटालिक कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो तुम बताओगे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, सोच के देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और बेटा जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जाहिर है कि उसमें करंट फ्लो कम हो जाएगा, तो मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ होगा। याद रखना, मेटालिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलिटिक वाले में ध्यान रखना, तो अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ़ आयन, ये जो आयन्स हैं इनकी स्पीड या मोबिलिटी जो बोलते हैं स्पीड से भगने लगेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडक्टर बोलो या कंडक्टेंस बोलो, बात एक ही है। तो चार्ज फ्लो को जो जितना अमाउंट होता है, कंडक्टर जो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसी को बोलते हैं उसका कंडक्टेंस। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक, तो इसको हम कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज लेके जाते हैं उसे कंडक्टेंस बोलते हैं। तो एक मेटालिक कंडक्टेंस हो गया बेटा, और एक क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी बात और समझने की कोशिश करेंगे बेटा, तो वो थोड़ा सा क्लास 10th में जब हम लोगों ने पढ़ा होगा, फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, तो उस वहाँ पर मैंने, या फिर आप जहाँ पे भी पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे आपने ये पढ़ रखा होगा, एक ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ पढ़ा था बेटा। जो ओम्स लॉ था तो वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता था, बोला जाता था यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखोगे तो होता था V = IR होता था। ओम्स लॉ क्या कहता था, V = I। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा, ये क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा I क्या होता था, करंट होता था, करंट हो गया। उसके बाद बेटा R क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था। ठीक है, क्या होता था बेटा, रेजिस्टेंस होता था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो रेजिस्टेंस होता था इसके फैक्टर थे, तो पहले रेजिस्टेंस होता ही क्या है, तो रेजिस्टेंस जो होता था इसको कैपिटल R से डिनोट करते थे। और अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ कि है क्या ये चीज़, तो तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर
which opposes the flow of current। इसका मतलब क्या हुआ, करंट के फ्लो को अपोज जो करे उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते थे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते थे, तो यहाँ पे आप समझ के रखना, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो बेटा कौन कौन से फैक्टर होंगे रेजिस्टेंस को जो इफेक्ट करेंगे, वो 4 होते हैं। एक होता था लेंथ, इसे एल बोलेंगे। एक होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और एक होगा नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा होगा टेम्परेचर। लेकिन अपने को यहाँ से दो से एक मतलब है, ये दिखा नहीं होगा बेटा, ये वाला टेम्परेचर। ठीक है, तो मुझे 2 से मतलब है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे, तो रजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, पहली इक्वेशन मान लो इसको, और रजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप पढ़ने के बाद फिर आप किसी भी बुक से पढ़ोगे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करो जिस हिसाब से हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये इन्वर्सली होता है। अगर इक्वेशन इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर दोनों को कंबाइन किया तो RL/A हो जाएगा। और बेटा RL/A होगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, RρL/A आएगा। ये जो रो आया है इसको बोलते हैं बेटा रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको आ जानी चाहिए। और जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, इसका यूनिट क्या होता है ये भी याद रखना है तुम्हें, तो इसका यूनिट ओम होता है। क्या होता है इसका यूनिट, ओम होता है। इतनी बात आपको। अब आपको रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी समझ में आ गई होगी। रजिस्टिविटी तो बेटा इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से, और इसको किससे डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस से। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है बेटा ओम, और इसका यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 बातें याद रखनी। अब आपको पढ़ना क्या था, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो एक वर्ड आता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस अगर कोई पूछे तो इसको डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल G से। ठीक है, और एक वर्ड आता है कंडक्टिविटी। क्या वर्ड आता है, कंडक्टिविटी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी होता है इसको बोलते हैं कप्पा। क्या, कप्पा बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल के बनाते हैं इसको। तो जो कंडक्टेंस होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। वैसे ही कप्पा या कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस होता है इसका यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, तो इसका यूनिट बन जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम होता है तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। और इसी को हम सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस। एस को मतलब सीमेंस, SIEMEN, सीमेन। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसका मैं यूनिट निकालूं तो रजिस्टिविटी का ओम सेंटीमीटर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अच्छा बच्चा एक बात याद रखना, ये यूनिट बड़े काम के हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको यूनिट ही हेल्प करेगा, इसलिए ध्यान से समझते चलो। और इसको एक और बात से लिख सकते हैं, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कुल मिला के हमने 2 बातें समझ ली यहाँ से। क्या 2 बातें समझी, वो बातें यहाँ पे देखो। तो दोनों बातें क्या समझी ये समझो। तो मैंने यहाँ पे ये 2 बातें बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले मैंने बताया कंडक्टेंस और फिर बताया है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस G होता है, G बराबर 1/R, एक फार्मूला पढ़ाया आपको, और इसका यूनिट बताया कि ये क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, तो 1/रेजिस्टिविटी हो गया। इस बात को भी मैंने नोट कर लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे समझते चलना। ठीक है बेटा, ठीक बेटा। इसमें 4 टर्म समझने हैं, तो एक हमने समझ लिया कंडक्टेंस और दूसरा समझ लिया कंडक्टिविटी। तो एक समझ लिया कंडक्टेंस 1/R हुआ, और एक समझ लिया कंडक्टिविटी 1/ρ हुआ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे 2 चीज़ें और। एक आता है मोलर कंडक्टिविटी और एक आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या आता है,
मोलर कंडक्टिविटी, और एक वर्ड आता है मोलर कंडक्टिविटी को आप लिख सकते हो लेमडा एम से, ठीक है। और दूसरा एक पढ़ना है आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या समझना है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। इसको लिखेंगे लेमडा ई क्यू से, ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्मूले से सीधा इसको समझने की कोशिश करो। तो जैसे मोलर कंडक्टिविटी, मोलर नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्टिविटी देखना 1 मोलर सॉल्यूशन में। तो मोलर कंडक्टिविटी पहले समझा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। एम क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोलैरिटी। पहले फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। ये बेटा कंसंट्रेशन टर्म है और यहाँ पे मैंने क्या लिया? मोलैरिटी। अब सोचो अगर मैं मोलैरिटी को 1 कर दूँ, बेटा क्या कर दूँ? 1 कर दूँ, तो 1 मोलर सॉल्यूशन ले लेंगे तो जो कंडक्टिविटी आएगी वही मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी लेंगे, ठीक है। और इसका यूनिट क्या बनेगा वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या बनता है? तो कप्पा का क्या होता है? सीमेन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और लीटर पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसका क्या होता है? मोल पर लीटर। तो लीटर से लीटर कट जाएगा, तो फाइनली आता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मेरे साथ बोल के देखो, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आगे बात कहानी चलेगी। अगर ये बात तुम्हें पता चल गई कि वो, अगर कप्पा की बात करूँ तो कप्पा में क्या होगा बेटा? तो क्या होगा? सीमेन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा। और उसके बाद इसका क्या हुआ? तो इसका मैंने भी बताया लीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा था बेटा? तो इसका आ जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो लीटर से लीटर कट जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से क्या चला जाएगा बेटा? ये भाई साहब, अरे उल्टा लिख गया, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लीटर था। तो बेटा लीटर से लीटर कट गया और सेंटीमीटर इसको क्यूब है ये चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। चलो क्यों, डायरेक्ट याद कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। एक होता है इक्विवेलेंट। तो अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको लिखेंगे लेमडा ई क्यू से। तो ये हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। एन मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने नॉर्मेलिटी। 4 टर्म ये आपको दिमाग में रखनी है। अगर न्यूमेरिकल इसका करना है तो 4 टर्म बच्चे दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो पार्ट ए में 4 फार्मूले हमने देख लिए हैं। तो पहला फार्मूला हमने ये देखा है, कंडक्टेंस जी इक्वल टू क्या बना? 1/r बना, याद रखना। और कंडक्टेंस का यूनिट क्या बना? ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स बना। तो ओम इनवर्स लिख सकते हैं या सेंटीमीटर लिख सकते हैं केवल। उसके बाद कंडक्टिविटी आया तो बेटा, तो जो कंडक्टिविटी आया है तो उसे बोलेंगे कप्पा। कप्पा बराबर 1/रो हो जाएगा, ठीक है। तो रो होगा तो इसका यूनिट बन जाएगा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। याद करो, मेरे साथ बोलते रहो। और उसके बाद फिर आता है मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम। मोलर कंडक्टिविटी होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। बेटा यहाँ पे जो मोलैरिटी है तो इसका यूनिट भी कुछ बना होगा, तो यहाँ पे पूरा टोटल यूनिट बना है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेमडा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा? जहाँ पे सीमेन था सीमेन रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहेगा, मोल इनवर्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो भी इनवर्स में, ठीक। उसके बाद बेटा इतनी बात जब तुम आ जाती है तो एक वर्ड आता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो जान लो। तो मोलैरिटी निकालनी पड़ती है। तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है, वैसे तो दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये रख लो। इसकी जगह से ये निकाल सकते हो। तो ये 4 टर्म आपको समझ में आराम से आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद और भी ये 4 टर्म आप याद करने हैं फॉर्मूले, तभी आप न्यूमेरिकल इसके कर पाओगे बेटा। उसके बाद आगे देखो, आगे फिर एक आता है सेल कांस्टेंट। बेटा क्या आता है? सेल कांस्टेंट। हर एक सेल का एक कांस्टेंट फिक्स होगा रेशियो,
तो सेल कांस्टेंट अगर कोई तुमसे पूछे क्या होता है तो तुम बोलना जी स्टार होता है। बेटा क्या होता है? जी स्टार इसको सिम्बलाइज करते हैं। होता क्या अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम आराम से इसको समझाना कि सेल जी स्टार इक्वल टू एल बाई ए होता है। क्या होता है? लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये तो ये बोल सकते हो, या फिर दूसरा भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जो सेल कांस्टेंट होता है बेटा, सेल कांस्टेंट अगर कोई तुमसे पूछे सेल कांस्टेंट, तो तुम बता सकते हो ये रेशियो होता है किसका? तो ये रेशियो होता है कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस का। किसका? कंडक्टेंस का। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये फॉर्मूला आ गया जी स्टार इक्वल टू कंडक्टिविटी क्या होगा? कप्पा, और कंडक्टेंस क्या हो गया बेटा? जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक फार्मूला आपको याद रखना है। तो आपको इतने फार्मूले हो गए, तो ये 4 उधर के थे और आपको ये 2 फार्मूले और याद हो जाने चाहिए। अगर इतने फार्मूले आप कर लेते हो तो यकीन मानो आप एक न्यूमेरिकल आप कर सकते हो इसका। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, कंडक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, तो आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे वेरिएशन कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, कंसंट्रेशन के साथ कैसे इफेक्टेड होती है, मतलब कब इंक्रीज़ होगी कब डिक्रीज होगी, ये सारा कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अभी हमने ज़्यादा सुन लो क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने कंडक्टेंस यूनिट स्टार्ट किया, उसमें पहले पढ़ा कंडक्टेंस, फिर पढ़ा कंडक्टिविटी, फिर क्या पढ़ा? मोलर कंडक्टिविटी, फिर पढ़ा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फिर पढ़ा सेल कांस्टेंट। ठीक है, इतने टर्म हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, इतने टर्म आप लोग पढ़ो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।